नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास के अंदर हमने प्राचीन भारत शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम हरियंक वंश था वो पढ़ लिया है। और हम आज की क्लास के अंदर मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी देने वाले स्रोत थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम मौर्य वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश के शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने इस वंश की नींव डाली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने इस नींव की, इस जो वंश था इसकी स्थापना की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी जो लेखक यानी चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक सेंड्रोकोटस कहते हैं, यानी सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम मिलता है। तो यूनानी लेखक क्या कहते हैं, इनको सेंड्रोकोटस कहते हैं। इन्होंने चाणक्य की मदद से, यानी चाणक्य कह सकते हैं, कौटिल्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं, इनकी मदद से इन्होंने मगध का जो नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक घनानंद, इस घनानंद को उसकी मदद से हरवा देता है, यानी उसकी हत्या करवा देता है। उसके बाद ये मौर्य वंश की नींव डलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश है, इसकी नींव इस घनानंद को हराकर इसकी हत्या करने के बाद क्या डलती है, इसकी नींव डलती है 323 ईसा पूर्व में। हम देखें कि यूनानी लेखक यानी यूनान के दो लेखक थे, प्लूटार्क और जस्टिन। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके पास 6,40,000 की सेना हुआ करती थी, जो पैदल सैनिक भी हुआ करते थे, जो हाथियों पर चलने वाली सेना थी वो भी हुआ करती थी, घोड़ों पर या घुड़सवार जो सेना थी वो भी हुआ करती थी। तो ये ऐसी सेना 6,40,000 की सेना इसके पास। ये दोनों जो यूनानी लेखक है प्लूटार्क और जस्टिन ये बताते हैं। हम देखते हैं कि जो इसका वर्चस्व था ये संपूर्ण भारत के ऊपर था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य है उसका वर्चस्व संपूर्ण भारत के ऊपर हो गया था। इसने कलिंग जो ओडिशा में पड़ता है और उसकी राजधानी तोसली थी, इस तोसली को छोड़ दिया था, यानी कलिंग राज्य था उसको छोड़ दिया था और संपूर्ण भारत के ऊपर इसका वर्चस्व था। इस कारण इसको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। इस कारण इसको क्या कहा गया है, चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। इसने केवल कलिंग है उसको नहीं जीत सका था ये। और इसके समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, यानी इसके शासनकाल में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। और इसका पुनः निर्माण शक वंश का एक शासक था रुद्रदमन, उसके समय हुआ था। जो सुदर्शन झील है वो गिरनार पर्वत के ऊपर है, जो गुजरात में उस समय सौराष्ट्र बोला जाता था, यानी गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य हुआ करते थे, यानी सौराष्ट्र बोलते थे उस समय। तो सौराष्ट्र में इसका निर्माण हुआ था और बाद में क्या हो गए थे, ये अलग हो गए थे, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग राज्य हैं। हम देखेंगे संस्कृत भाषा में इसका एक अभिलेख मिलता है, यानी इनके समय का एक अभिलेख मिलता है संस्कृत भाषा का लिखा हुआ, जो भारत का प्रथम सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, जूना अभिलेख माना जाता है। इसके समय 305 ईसा पूर्व में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य है उनके समय 305 ईसा पूर्व के अंदर सेल्यूकस निकटर है उसका आक्रमण हुआ था। सेल्यूकस निकटर हम सिकंदर मान के बारे में पढ़े हैं। तो सिकंदर मान का सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस निकटर। तो ये सेल्यूकस निकट है 305 ईसा पूर्व में इसके ऊपर करता है, इस चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। आक्रमण तो कर दिया इसने, लेकिन फिर इस चंद्रगुप्त मौर्य से ये हार जाता है, यानी उस चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेल्यूकस निकट को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। पराजित करने के बाद इसको संधि करनी पड़ती है और संधि के तहत इसको काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये तो राज्य दिए जाते हैं, यानी काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकट देता है। इसके साथ ही भारत का जो हिस्सा था वो काबुल तक चला गया, यानी काबुल है वहां तक है। इसे जो चंद्रगुप्त मौर्य है या जो मौर्य वंश था, या हम मगध का उत्कर्ष बता सकते हैं कि मगध था, इस मगध का राज्य कहां तक चला गया, काबुल, कंधार और हेरात, मकरान तक चला गया। तो इतना राज्य इसके पास हो गया था क्योंकि सेल्यूकस निकटर ने क्या किया था, संधि के तहत इससे चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और इस चंद्रगुप्त मौर्य को इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया है उसका विवाह करवाना पड़ा था। कार्नेलिया का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से होता है और वो सेल्यूकस निकटर की पुत्री थी। तो कार्नेलिया का विवाह किससे हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ है। इसके दरबार में यानी जो सेल्यूकस निकटर था इसे का एक राजदूत था, जिसको इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किया, इसने नियुक्त किया था मेगस्थनीज को। इस मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका। इस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासनकाल के बारे में लिखा है, उसके समाज के बारे में लिखा है, उसके जो कार्य थे उनके बारे में लिखा है। तो इंडिका जो मेगस्थनीज लिखी हुई है वो उसके अंदर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य लिखा हुआ है, साम्राज्य के बारे में बताता है, जो किसका
किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर था, उसका राजदूत हुआ करता था। इसके बाद देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर जब वापस लौटा था उस समय इस चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको 500 हाथी उपहार में दे दे। उस समय हाथियों की वैल्यू हुआ करती थी, इसलिए उसको क्या दिए थे, 500 हाथी उपहार में दे दे। इसके बाद देखते हैं 258 ईसा पूर्व के अंदर इसने सलेखना विधि या संतारा विधि, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जैन धर्म के दो अनुयायी हुआ करते थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु है वो दिगंबर संप्रदाय का था, जो दक्षिण भारत में चला गया था 258 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व के अंदर, जब मगध के अंदर क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। इस कारण वो कहाँ चला गया था, दक्षिण भारत में, कर्नाटका में चला गया था। कौन, ये जो भद्रबाहु था वो। और ये भद्रबाहु का शिष्य हुआ करता था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी उसके धर्म को मानता था। यानी जैन धर्म को मानने वाला कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस धर्म को मानता था और इसी धर्म के अनुसार इसने सलेखना विधि से अपना जो उपवास करके इसने अपना जो जीवन था वो त्याग दिया था 258 ईसा पूर्व में। यानी सलेखना विधि कह सकते हैं। उसके कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, तो कर्नाटका के जो शरण बेलगोला है वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है भद्रबाहु के पास रहते हुए। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी, यानी इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार, यानी इसका पुत्र था बिंदुसार, वो अगला शासक बनता है। जो मौर्य वंश है इसका अगला शासक कौन बनता है, बिंदुसार बनता है। बिंदुसार के बारे में, या बिंदुसार है उसका दूसरा नाम मिलता है अमित्रगात या सिंहसेन, अमित्रसेन। और इसकी 16 रानियां मिलती है हमें, यानी बिंदुसार है उसकी 16 रानियां हुआ करती थी। तो 16 रानियों में से इसकी एक प्रिय रानी हुआ करती थी जिसका नाम था धर्मा या सुभद्रांगी। सुभद्रांगी नाम की एक पत्नी थी इसकी, जो क्या हुआ करती थी, इसकी प्रिय पत्नी हुआ करती थी, जिसके अशोक जो महान है, अशोक सम्राट कह सकते हैं, उसका जन्म हुआ था। तो इससे सुभद्रांगी के किसका जन्म हुआ है, अशोक महान का जन्म हुआ था। बिंदुसार के 101 पुत्र हुआ करते थे, यानी बिंदुसार है उसके 101 पुत्र थे और 101 पुत्रों में सबसे बड़ा सुसीम हुआ करता था। तो इन सभी भाइयों को इसने मतलब हत्या कर दी थी। यानी अशोक था, इसने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद यह शासक बना था, इसलिए इसको महान अशोक महान कहा जाता है। यानी अशोक ने क्या किया था, अपने 99 भाइयों को मार दिया था। हम धृतराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं महाभारत के अंदर, तो इस धृतराष्ट्र के भी 101 क्या थे, पुत्र थे। तो ये बिंदुसार के भी कितने हैं, 101 पुत्र हैं, जिसने अपने 99 भाइयों को क्या कर दिया है, हत्या कर दी है। और एक इसने अपने एक भाई, यानी जिसका नाम तिष्य था, इस तिष्य को ही जीवित छोड़ा था और इसने क्या कर दिया था, 99 भाइयों को मारकर मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी यात्री रहा करते थे, डायमेकस और डायोनियसस। यानी ये डायमेकस तो सीरिया का था, यानी सीरिया के नरे से ये अपने लिए मदिरा और जो सूखे अंजीर हैं वो मंगाया करता था। और एक दार्शनिक के लिए भी बोला था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, दार्शनिक तो भेजा नहीं था और मदिरा और सूखे अंजीर इसके लिए भेज दिए थे। यानी बिंदुसार के लिए ये डायमेकस है वो सीरिया से क्या मंगाता है, यानी मदिरा शराब जिसे बोलते हैं और सूखे अंजीर तो मंगा लेता है। एक दार्शनिक ये उपलब्ध नहीं करवा पाता है इसके लिए। एक था डायनेशियस जो मिस्र का था, यानी ये इसके दरबार में नियुक्त रहते थे, किसके, इस बिंदुसार के। तो बिंदुसार अलग चीज है और बिंबिसार अलग चीज है। तो बिंबिसार है हमने हरेक वंश में पढ़ा था, और बिंदुसार है वो किसका पुत्र है, इस चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। अब इसके बाद अगला शासक बनता है अशोक। इस अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये इस वंश का, जो मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश का महान सम्राट हुआ था। और इसके दो अभिलेख हैं, यानी दो ऐसे अभिलेख हैं जिसके ऊपर इसके नाम मिलते हैं। यानी इसके नाम है, यानी मास की और जो गुर्जरा जो अभिलेख हैं इसके, इनके अंदर इनका नाम मिलता है। यानी मास की है उसके अंदर तो मैं अशोक वर्धन ऐसा नाम मिलता है, और गुजरा के अंदर मैं देव नाम प्रिय दशी अशोक इसका ऐसा नाम मिलता है। इसका विवाह उज्जैन की राजकुमारी थी महादेवी उसके साथ होता है। उज्जैन की राजकुमारी जिसका नाम महादेवी था, उसके साथ क्या होता है, इसका विवाह होता है। यानी अशोक का विवाह किससे हो रहा है, उज्जैन की राजकुमारी महादेवी के साथ हो रहा है। और उज्जैन की जो राजकुमारी महादेवी थी उसके दो पुत्र होते हैं, यानी एक पुत्र और एक पुत्री होता है, जिसका नाम महेंद्र होता है और संघमित्रा इसकी पुत्री होती है, और महेंद्र नाम इसका मतलब इसके पुत्र का नाम होता है। इन दोनों को श्रीलंका में इसने भेजा था, यानी बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद इसने श्रीलंका में भेजा था। जो हम बौद्ध धर्म पढ़े थे, तो इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन दोनों को ये भेजता करने के लिए इसने भेजा था। हम देखते हैं कि इसका दूसरा विवाह जो अशोक है, इसका दूसरा विवाह हुआ था कारुआकी से। तो कारुआकी थी वो
कलिंग की थी, तो इस कलिंग की कारुवाकी से इसका दूसरा विवाह होता है, यानी अशोक का विवाह दूसरा विवाह किससे होता है, कारुवाकी से होता है। कारुवाकी के पुत्र था कुणाल और कुणाल का पुत्र था दशरथ, यानी इसे अशोक महान था, उसका पुत्र हो गया कौन, दशरथ। ये दशरथ है, ये आजीविकों के लिए, यानी जो आजीविक संप्रदाय हमने पढ़ा था, तो उस आजीविकों के लिए इसने नागार्जुन जो गुफाएं थी वो प्रदान की थी, उनको दी थी। यानी नागार्जुन गुफाएं हैं वो किसने दान दी है, इस दशरथ ने दी है, जो इसका पुत्र हुआ करता था। जो आजीविक संप्रदाय जिसमें हमने पढ़ा था मोगली पुत्र गोसाल, उसके बारे में पढ़ा था, उसने आजीविक संप्रदाय की क्या डाली थी, नींव डाली थी। तो उसके लिए क्या देता है, ये आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा देता है कौन, ये दशरथ देता है। इस कारण ये जो दशरथ है वो भी कौन से धर्म से संबंधित होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ है, यानी बौद्ध धर्म को वो मानता है। इसके बाद देखते हैं कलिंग का युद्ध। इस कलिंग के युद्ध में 261 ईसा पूर्व के अंदर इसने इस कलिंग युद्ध में इसकी जो जनता थी, इस जनता को इसने क्या कर दिया था, जो निर्दोष जनता थी उसको मौत के घाट उतार दिया था। इस कारण इसके ऊपर ये कलंक था, जो इस कलिंग युद्ध था 261 ईसा पूर्व का, इसने जो जनता थी इस जनता को कत्लेआम करवा दिया था। इस कारण इसके ऊपर ये क्या था, कलंक था। इस कलंक को पूछने के लिए इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था बाद में। तो ये इसकी राजधानी हुआ करती थी तोसली, तो ये तोसली है। और इसका जो कारण है, इसका कारण है कि हाथियों को प्राप्त करना चाह रहा था ये, और चंद्रगुप्त है मौर्य है जिसने इस कलिंग को नहीं जीत पाया था। इस कारण इसने इसके ऊपर क्या किया है, आक्रमण किया था, इसके ऊपर युद्ध किया था। लेकिन इसकी जो जनता थी, इस निर्दोष जनता को इसने क्या करवा दिया था, कत्लेआम करवा दिया था। इस कारण ये इसके ऊपर कलंक रहा है। उसी प्रकार हमें अकबर है, उस अकबर ने भी मेवाड़ की जनता थी उसके ऊपर क्या करवा दिया था, कत्लेआम करवा दिया था, तो वो भी उसके ऊपर कलंक था, ये इसके ऊपर कलंक है। तो हम अशोक महान, अकबर महान और सिकंदर महान, ये 3 महान के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं जो कलिंग युद्ध हुआ था इसकी जानकारी हमें नंदराज के द्वारा मिलती है, या जो नंदराज का एक अभिलेख है उसके द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख है, उसके अंदर भी इसी युद्ध के बाद, यानी हाथी गुफा अभिलेख है, ये कहता है कि जो कलिंग युद्ध हुआ था, इस कलिंग युद्ध के बाद इस अशोक ने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो हाथी गुफा अभिलेख के दौरान हमें यह जानकारी मिलती है कि इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आज देखते हैं इसके गुरु, यानी बौद्ध धर्म को देने वाले या बौद्ध धर्म सिखाने वाले इसके गुरु थे उपगुप्त, यानी उपगुप्त किसके गुरु हुए, अशोक के गुरु हुए। इस अशोक ने अपने जीवन काल में 3 धर्म को अपनाया था। सबसे पहले इसने शुरू में शैव धर्म अपनाया था, और बाद में कलिंग युद्ध हुआ था, उस कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। और अंतिम जो क्षण थे, उस अंतिम क्षणों में इसने आजीविक संप्रदाय अपनाया था। इसने श्रीनगर शहर बसाया था, यानी जम्मू कश्मीर है उसके अंदर इसने एक श्रीनगर नाम से, जो श्रीनगर हम जानते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी हुआ करती है श्रीनगर, उस श्रीनगर को इसने बसाया था, यानी अशोक था, इसने इस श्रीनगर को बसाया था। इसके बाद देखते हैं अशोक के स्तूप का निर्माण करवाया, इसने अभिलेखों का निर्माण करवाया, इसने शिलालेखों का निर्माण करवाया है। तो हम देखते हैं इसके बारे में, यानी स्तूप है, कौन कौन से स्तूप बनवाए हैं। इसने सांची का स्तूप बनवाया है, जो मध्य प्रदेश में हमारे 200 का जो नोट होता है उसके ऊपर सांची का स्तूप, जो 200 का नोट है उसके पीछे मिलता है। तो हमें 200 के नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, हमें उन नोटों के ऊपर जो अंकित जो स्तूप मिलते हैं, जो चिन्ह मिलते हैं, उनके बारे में भी प्रश्न आता रहता है, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके ऊपर क्या है, 200 का जो 200 रुपए का नोट है उसके ऊपर सांची का स्तूप हमें देखने को मिलता है। धमेक जो सारनाथ है, यानी इसका दूसरा स्तूप है धमेक का, जो सारनाथ के अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर पशु बलि है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, यानी पशु बलि है उसको क्या कर दिया था इसने, प्रतिबंधित कर दिया था। राष्ट्रीय उद्यान है वो इसने बनवाए थे, यानी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी परंपरा इसी के समय चालू हुई थी। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी के समय से है, यानी अशोक है उसने राष्ट्रीय उद्यान बनवाए थे। इसके बाद देखते हैं अशोक के शिलालेख। तो अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, टोटल पूछ लिया जाए तो कितने शिलालेख हुए, इसके 14 शिलालेख हुए। जिसमें पहला जो शिलालेख है, उसके ऊपर हमें संपूर्ण पर्दा मेरी संतान है ऐसा लिखा हुआ है, और पशु बलि है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है ऐसा उसके ऊपर लिखा हुआ है। वन्य जीव संरक्षण है उसके बारे में लिखा हुआ है। इसी का 7वां अभिलेख है, वो सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, सबसे बड़ा अभिलेख है। उसके ऊपर आत्मा एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण बताया जाता है, यानी आत्मा और मस्तिष्क उस पर नियंत्रण किस अभिलेख में है, तो 7वां अभिलेख में। और अशोक का 7वां अभिलेख है वो सबसे बड़ा अभिलेख है। 13वां जो अभिलेख है उसके ऊपर कलिंग युद्ध हुआ था, उस कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। तो 13वें अभिलेख में क्या है, कलिंग युद्ध है।
तो कलिंग युद्ध के बारे में बता रखा है। इसका अंतिम या 14वां जो अभिलेख है उसके ऊपर इसने धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी थी कि हमें अपने जीवन में हर धर्म को जो अपना अच्छा धर्म लगे उस धर्म के बारे में बताया कि धार्मिक जीवन जीने की इसने प्रेरणा दी है। इसके स्तंभ लेख देख लेते हैं। तो इस अशोक की टोपरा का अभिलेख जो अंबाला हरियाणा में लगा हुआ है, दूसरा है मेरठ में, ये तीसरा है जो सारनाथ में हम जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया है, जिसके अंदर हम 24 तीलियां देखते हैं, जबकि सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें 32 तीलियां हुआ करती हैं। 24 तीलियां इसलिए लिए गए हैं कि हमें 24 घंटे प्रगति करने का क्या देते हैं, घंटे, यानी 24 घंटे है उसका हमें ज्ञान करवाता है कि हमें 24 घंटे क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ऐसा हमें प्रतीत होता है सारनाथ स्तंभ लेख से। तो ऐसा स्तंभ लेख से सारनाथ स्तंभ लेख है उससे स्तंभ चिन्ह लिया गया है, राष्ट्रीय स्तंभ चिन्ह लिया गया है। इसका अगला स्तंभ लेख है इलाहाबाद का जो कौशाम्बी में लगा हुआ है। एक सांची का स्तूप लेख है जिसके ऊपर हमें 200 का जो नोट है उसके ऊपर सांची का स्तूप है, तो ये भी हमने बता दिया है। इसका अंतिम या जो छठवां है वो लोहरिया नंदनगढ़ का है, और एक रामपुरा का अभिलेख स्तंभ लेख है। तो इसके ये 7 स्तंभ लेख हैं और 14 क्या है इसके शिलालेख हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और मौर्य वंश इसके अंदर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अगर क्लास से आपको समझ में आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।